हेलो बच्चों, पिछले 6 वीडियो लेक्चर में हम सब ने मानव नेत्र के बारे में अध्ययन किया। अब उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप थ्योरी बेहतर याद किए होंगे या पढ़े होंगे। तो अगर आप बेहतर पढ़े होंगे तो प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे, वरना प्रश्नों का उत्तर देने में आपको काफी दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो चलिए आप सब तो पूरा ठीक से पढ़ें तो आपको प्रश्न को उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मतलब पूछा जा रहा है कि मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या अनंत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप थ्योरी ठीक ठीक पढ़े हैं तो यही बताया गया था कि एक स्वस्थ मनुष्य में या मनुष्य के एक स्वस्थ नेत्र में रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, अब ऑप्शन है सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है उल्टा दिखाई पड़ता है। तो हम आपको बताए थे कि मानव रेटिना में या मानव के आंख में जो रेटिना वाला भाग है वहां पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमें प्रतीत कैसा होता है, सीधा। ठीक है, तो उल्टा होता है लेकिन सीधा प्रतीत होता है। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब हमारी आंखों में जब प्रकाश आता है तो इसे कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, पुतली, श्वेत मंडल या सिलियरी पेशियां। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। हमारे आंख में कितना प्रकाश जाएगा इसका नियंत्रण करता है पुतली। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। सवाल नंबर चौथा है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, उत्तल एवं अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस को ही कहा जाता है अभिसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को ही कहा जाता है अभिसारी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ए। ठीक है, सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। सवाल नंबर पांचवा है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। मतलब एक स्वस्थ आंख कितना दूर तक देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत तक। ये कोई बड़ी सवाल नहीं थे। ठीक है, सवाल नंबर छठा, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या निकट बिंदु दूरी होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम मतलब कितना नजदीक लाकर मनुष्य स्वस्थ नेत्र ठीक ठीक देख सकता है। तो यह तो याद करने वाली चीज थी, आपको बताया भी थे कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम चीजों को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखो ना, ऑप्शन नंबर बी में 25 मीटर भी दिया हुआ है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे मीटर और सेंटीमीटर पे। सातवां नंबर सवाल, सातवां नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको आप एक ध्यान रखिएगा, ऐसे निकट आवो। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष अ से अवतल लेंस। ठीक है, तो एक आध रह गया तो दूसरा अपने आप आद हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। 8 नंबर सवाल है, दूरदृष्टि दोष निवारण में प्रयुक्त किया जाता है।
मतलब दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगता है ये पूछ रहा है। तो दूरदृष्टि के लिए हम सब जानते हैं कि लगता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो आप देख लीजिए उत्तल लेंस दो जगह दिख रहा है, उत्तल लेंस यहां भी, उत्तल लेंस यहां भी। इसका मतलब है कि आगे वाला पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो बात भी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये दोनों में अवतल लेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यही दोनों देखते हैं। निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का, तो किसी भी फोकस का नहीं चाहिए, हमें निश्चित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख रहे हैं सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। 9 नंबर सवाल है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। एक व्यक्ति है जिसको हो गया है दूरदृष्टि दोष, तो हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं, क्योंकि इसका आंसर बगैर चित्र बनाए नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष है तो ये गई प्रकाश की किरणें, कटना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर नहीं कटेगा, ये कुछ आगे जाके कटेगा यहां, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में आप इसी प्रकार का चित्र देखे थे। करा निकट बिंदु होगी 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो आप देख लिए जो रेटिना पर कटता है असल में उसका न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे यहां पर 25 सेंटीमीटर होता है खास रेटिना पे, और ये रेटिना से कहां चला गया है आगे, इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद है आप 9 का आंसर बिल्कुल ठीक ठीक समझ गए। 10 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। एक व्यक्ति को हो गया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष अगर हो गया है उसे, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी, ठीक है, और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी। तो पूछा जा रहा है कि दूर बिंदु कहां तक देख सकता है वो, 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, या अनंत से कम दूरी पर, ठीक है। तो बताइए, तो दूर बिंदु इसका हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। चाहे कोई भी दृष्टि दोष हो जाए, ठीक है, वो देखने की क्षमता अनंत ही मानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला 11 नंबर सवाल, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो गया तो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कहीं नहीं। तो इसे आप चित्र द्वारा बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है वो देखिए, ये रहा रेटिना। दूरदृष्टि दोष में रेटिना पर नहीं कट के बल्कि रेटिना के आगे कटता है यहाँ। तो आप क्या देख पा रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी, रेटिना के पीछे, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन सब प्रश्नों को बेहतर समझ रहे होंगे। 12 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी, चलिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस में एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस में एफ प्लस में होता है, तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब पी इसका पूछा है यानी क्षमता, तो हो जाएगा 1/f, तो 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदला जाए तो 20/100 हो जाएगा, तो 100 चल जाएगा ऊपर, 100/20 यानी 20/100 यानी 5D, ठीक है, प्लस के 5D हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मा का बी, +5 डायोप्टर। 13 नंबर सवाल है, कोई व्यक्ति 1.25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। मतलब 1.25 मीटर की दूरी से जो दूर है, इससे दूर उसे नहीं देख पा रहा है। मतलब यह कि यह दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, सिंपल सी बात। दूर की वस्तु अगर यह नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब यह नजदीक का देख पा रहा है,
ठीक है। और जब यह नजदीक का देख पा रहा है, इसका मतलब है इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। नेत्र गोलक का बढ़ना, नेत्र गोलक का छोटा होना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अनियमित, आयु में वृद्धि। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में अगर कारण या चित्र वगैरह आप ठीक ठाक पढ़े हैं तो आप देखे होंगे नेत्र गोलक का बढ़ना। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का आंसर होगा ए। 15 नंबर सवाल है, नेत्र की निकट एवं दूर वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता कहलाती है। तो ये तो आसान है, समंजन क्षमता। ठीक है। एक वस्तु यहाँ फिर यहाँ, तो ये जो आप तत्काल ये दृष्टि अपनी जो चेंज कर दे रहे हैं, ये किस क्षमता के कारण हो रहा है, तो समंजन क्षमता के कारण हो रहा है। ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए। 16 नंबर सवाल है, जरा दूरदृष्टता से पीड़ित एक बुढ़े व्यक्ति को निम्न लेंसों के चश्मे प्रयोग करना चाहिए। मतलब जरा दृष्टि दोष में किस लेंस वाले चश्मा प्रयोग करना, तो आपको बताए थे द्विफोकल। ठीक है, द्विफोकल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से कम दूरी रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, वह किस नेत्र दोष से पीड़ित है। 100 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा, मतलब यह है कि यह नजदीक वाला वस्तु नहीं देख पा रहा। जब नजदीक वाला नहीं देख पा रहा, इसका मतलब है यह दूर वाला देख पा रहा है। जब दूर वाला देख पा रहा है, इसका मतलब है इसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो 17 का आंसर होगा ए। 18 नंबर सवाल है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है, अच्छा, तो किस रंग की प्रकीर्णन के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो 18 का सही आंसर होगा बी। 19 नंबर सवाल है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है। तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का। ये सब तो आपको डायरेक्ट बताया ही गया है। अगला, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। वाह, पूछ रहा है किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। आवृत्ति के मतलब है कौन ज्यादा ऐसे 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 होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे होता है बैगनी रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैगनी रंग। ऐसे आवृत्ति का मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा ही होता है। जब आप ध्वनि चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो आपको बेहतर बताया गया होगा वहां कि 1 सेकेंड में वह कितना बार ऐसे ऐसे हुआ, मतलब दोलन किया, उसे आवृत्ति बोला जाता था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन करता है, बैगनी। तो अधिकतम आवृत्ति किसका होता है, बैगनी का, प्रकाश के दृष्टिकोण से। ठीक है। इक्कीस नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपको बताए थे विवग्योर, विवग्योर। ठीक है, ये देख लीजिए कैसा मिल रहा। तो ये तो मिल रहा ऑप्शन नंबर ए में ही। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त प्रथम रंग होता है। प्रिज्म के आधार की ओर, तो सबसे नीचे होता है बैगनी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आधार की ओर बैगनी रंग ही प्राप्त होता है। 23 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में
किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? ये तो याद किए हैं आप लोग, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। 24 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैगनी रंग का न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग। 25 नंबर सवाल है, प्रकाश के किस रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? कम प्रकीर्णन, और सबसे कम होता है लाल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 28 नंबर सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अथवा प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल है, चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश दिखाई देगा अथवा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देगा, तो ये आपको बताए थे, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कारण तारे टिमटिमाते हैं? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ये तो लिखाया हुआ चीज है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से बस इतना ही प्रश्न पर्याप्त है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लिए काफी है। अब सब्जेक्टिव भी आपको चाहिए कि बनाते रहे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसा वीडियो लाया जाए जो पीछे हमने 2 चैप्टर पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन एवं मानव नेत्र। ठीक है, ये दोनों का सब्जेक्टिव आपके सामने केवल लाके रख दे, बनाना आपका काम है। ठीक है, अगर आप नहीं बना पाते हैं आप सब, तो हम बाद में फिर उसे बनवा देंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।